नमस्कार, आप देखते हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसे अजीत पवार कैंप गैर कानूनी कह रहा है। बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद ये बैठक हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अजीत पवार कैंप इस बैठक को बेमानी बता रहा है, इलीगल कह रहा है कि जब कमान इनके हाथ में नहीं है शरद पवार के, तो फिर ये बैठक किस तरह से हो रही है और शरद पवार जो हैं वो अध्यक्ष नहीं है। इसमें पार्टी के नाम और निशान को किस तरह से बचाया जाए, इस पे चर्चा हो सकती है। इससे पहले कल मुंबई में दोनों खेमों ने अपनी ताकत दिखाई थी। हालांकि शरद पवार का जो कैंप है उससे ज्यादा विधायक अजीत पवार के कैंप में इस समय नजर आ रहे हैं, लेकिन संगठन पर शरद पवार खेमे का दबदबा साफ दिख रहा है। इस बीच अजीत पवार कैंप ने शरद पवार के यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर आपत्ति जताई। शरद पवार की बुलाई ये बैठक अमान्य है, ये कह रहे हैं अजीत पवार। ये मामला चुनाव आयोग के सामने विचाराधीन है। इस बैठक में लिए गए फैसले मान्य नहीं होंगे। और इस समय मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी राजीव रंजन, जो इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। क्या खबरें वहां से आ रही हैं? ये जो बैठक चल रही है महत्वपूर्ण है, किस तरह से पार्टी का नाम, पार्टी का निशान बचाया जाए। तो ये शरद पवार कैंप की बैठक है, लेकिन अजीत पवार कैंप जो है इसे अमान्य बताती है। दोनों में ये लड़ाई चल रही है। क्या खबर वहां पे मिल रही है आपको राजीव? देखिए थोड़ी देर बाद शरद पवार खुद मीडिया के सामने आएंगे, सारे सवालों को जवाब देंगे। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि भले ही वो विधायकों की जो लड़ाई की जो कह सकते हैं और नंबर गेम में जो अजीत पवार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जहां तक पार्टी की बात है तो पार्टी की कमान अभी भी उनके हाथ में है। और यही बात साबित करना चाह रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही, जो दावा किए जा रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं एनसीपी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं और फैसले की जानकारी देंगे। कौन असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा और अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में करेगा। लेकिन शरद पवार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भले उनके पास पार्टी रहे न रहे, चुनाव निशान रहे न रहे, इस लड़ाई को जनता के बीच लेके जाएंगे। और शरद पवार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब 83 साल का जो योद्धा जो है, जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने में माहिर है, मजे हुए खिलाड़ी है, वो जब मैदान में जाएंगे और जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे तो उसका असर कुछ और होगा। और हो सकता है कि अभी ये जरूर लग रहा है कि बाजी जो है अजीत पवार जीतते नजर आ रहे हैं, तो पासा जो है बाजी जो है पलटने का मादा भी रखते हैं और यही कोशिश जो है शरद पवार कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका राजीव। जैसा आपने कहा कि तमाम सवालों का जवाब शरद पवार खुद देंगे। कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शरद पवार का संगठन पे दबदबा नजर आता है। अजीत पवार भले ये दावा कर रहे हैं कि सरकार में शामिल होने के पहले ही वो अध्यक्ष चुन लिए गए थे। हालांकि ये भी बहुत अजीब सी बात है कि शुरुआत में जब बगावत हुई तब अजीत पवार कैंप से ये बार बार कहा गया कि शरद पवार ही जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। शुरू में ये सब बातें भी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद कल से ये सुर आने लग गया है कि 30 तारीख को ही, यानी कि 30 जून को ही ये अध्यक्ष चुन लिए गए थे और अब शरद पवार जो हैं वो अध्यक्ष नहीं है और अब जो ये बैठक हो रही है उसे अमान्य भी बताया जा रहा है। और ये जो लड़ाई है एनसीपी बनाम एनसीपी, पवार वर्सेस पवार की, उसमें असली पार्टी किसकी है, पार्टी का चुनाव चिन्ह निशान किसका रहेगा, इलेक्शन कमीशन के सामने अगर मामला है तो इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल हो जाता है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं एसवाई कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त। शुक्रिया आपका। अभी अभी सुना हमने कुरैशी साहब की अजीत पवार कैंप जो है इस बैठक को, जो शरद पवार कैंप कर रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, उसे वो अमान्य बताता है, लीगल बताता है कि मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, यहाँ पर कोई भी फैसला जो लिया जाएगा वो अमान्य होगा। तो क्या इसकी लीगल पोजीशन है इस बैठक की? नहीं, ये देखिए वैध है कि नहीं, ये तो यही तो डिस्प्यूट है और ये झगड़ा तो चलेगा। दोनों अपने को रियल शिवसेना डिक्लेयर करेंगे, तो जो पार्टी में स्प्लिट हुई है उसका डिसीजन तो हो गई होगा एंड इन ड्यू कोर्स बाय डिसाइडेड बाय द स्पीकर। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के सामने केस गया है वो लिमिटेड है। उसमें ये होता है कि भाई कौन सा फैक्शन मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी प्रिंसिपल इलेक्शन कमीशन ने 1968 में 1968 में इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर में
दिया था और उसमें उसका पैराग्राफ 15 है, उसमें सबसे पहले कांग्रेस की स्प्लिट हुई थी और उसमें उन्होंने मेजोरिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया था। वो मेजोरिटी प्रिंसिपल फौरन सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज ए गुड प्रिंसिपल, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मेजोरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया है, बड़ा ठीक किया है। उसके बाद बहुत सारी जजमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आती गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट की चूंकि जजमेंट आ चुकी थी कि ये मेजोरिटी का प्रिंसिपल ठीक प्रिंसिपल है, तो वही प्रिंसिपल पे इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस गया हुआ है। कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले, ये शिंदे वाला केस भी इलेक्शन कमीशन के पास गया था ना। अब इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन है इसमें, तो मैं बता दूं कि एक तो इलेक्शन कमीशन इस किस्म के केसेस में सुओ मोटो कुछ नहीं करती। पार्टियों में झगड़े हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन देखती रहेगी, उसको कोई लेना देना नहीं। जब एक फैक्शन इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचता है कि भाई हम इनसे ब्रेक अवे कर चुके हैं और ये हम पार्टी है, हमारे पास मेजोरिटी है, हमें पार्टी डिक्लेयर किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टी को कहती है कि भाई ये हमारे पास आई रिप्रेजेंटेशन, तुम क्या कहते हो। तो इस तरह एक कोर्ट केस, जुडिशियल टाइप ऑफ केस इलेक्शन कमीशन का सामने शुरू होता है। वो दोनों से एविडेंस मांगते हैं, उनकी हियरिंग करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन मेजोरिटी है। अच्छा, मेजोरिटी प्रिंसिपल जो है उसके भी दो टुकड़े हैं। एक तो मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स यानी एमपीज, एमएलएज एंड एमएलसीज किस तरफ ज्यादा है, उसमें 2/3 मेजोरिटी का नहीं, सिंपल मेजोरिटी। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है ना, उसमें भी पूरा स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन भी स्प्लिट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी जाती है। उस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन फैसला करती है। ऑर्गेनाइजेशन में किसकी कितनी स्ट्रेंथ है ये भी देखा जाता है और एक सिंपल मेजोरिटी भी देखी जाती है। इस वक्त जो लड़ाई है एनसीपी बनाम एनसीपी की, वो यही है कि असली एनसीपी कौन है और जो सिंबल है पार्टी का, चुनाव चिन्ह जो नाम है, वो कैसे बटेगा। तो ये इस पे क्या कानून है, इस पर इलेक्शन कमीशन कैसे इसका फैसला करती है? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा एक केस में बड़ा क्लियर कहा था कि ये किसी की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है कि दो भाइयों में झगड़ा हो गया और आधी आधी प्रॉपर्टी बांट दी या किसी भी प्रोपोर्शन में बांट दी। इसमें बड़ा क्यों सिंपल है कि ये कौन सा फैक्शन एक्चुअली इज द पार्टी, ये जो मेजोरिटी है उसको ही पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, दूसरे पार्टी को तो अपने नए तरीके से रजिस्टर करे और बिल्कुल नई पार्टी बन के आए। तो इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत में क्या करती है कि जब तक ये फैसला वो नहीं देती, क्योंकि उसमें 2-3 महीने लगते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने अपने एमएलए की, एमपी वगैरह की लिस्ट देंगे, तो सब पे सिग्नेचर होंगे, दूसरी पार्टी देगी। कई दफा सिग्नेचर एक ही आदमी के दोनों तरफ होते हैं, कुछ बोगस सिग्नेचर भी होते हैं, वो सब देखने दाखने में लगता है टाइम। टिल देन इलेक्शन कमीशन इसको दोनों किसी को नहीं देती, पार्टी का नाम भी फ्रीज कर लेती है, पार्टी की सिंबल भी फ्रीज कर लेती है और फाइनली जब जिसके फेवर में फैसला होगा उसके फेवर में ये रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर इमीडिएटली कोई अगले 2-3 महीने में कोई इलेक्शन होने वाला है, जिस पर ये सिचुएशन होती है कि भाई बताओ सिंबल तो चाहिए, नाम तो होना चाहिए, तो वो एक टेम्परेरी नाम पार्टी का, फैक्शन का और टेम्परेरी सिंबल दोनों फैक्शन को दे देती है, टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो फैसला नहीं दे देती फाइनल। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बाद में जिस पार्टी की भी मेजॉरिटी होगी उसको वो सिंबल देगी और इसमें जैसे शिंदे के मामले में देखा गया कि वो फैसला जो है उसमें काफ़ी वक्त भी लगा ये तय करने में कि किसके पास है मेजॉरिटी, और ये जो फैसला है उसमें मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी देखी जाएगी, ये कैसे तय होगा, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल इसमें है, स्पीकर इस पे क्या फैसला लेते हैं? यही तो है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है, ये स्पीकर के हाथ में है। और इलेक्शन कमीशन जो अभी मेजॉरिटी देखेगी वो ऑर्गेनाइजेशन में और लेजिस्लेचर में सिंपल मेजॉरिटी देखेगी, किसकी तरफ ज्यादा है, उसके फेवर में वो फैसला कर देगी कि ये पार्टी। जो से शिंदे वाला केस अभी आप देखिए कि शिंदे वाले केस में 2/3 और मर्जर वो तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, क्योंकि वो स्पीकर के पास है कि कौन किसी बात की वो डिफेक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी, आर दे एलिजिबल और नॉट, या डिस्क्वालीफाई हो गए, वो डिसीजन होना बाकी है। ओरिजिनली ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था शिंदे के वक्त में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलेक्शन कमीशन पे ये पाबंदी लगा दी थी
कि जब तक स्पीकर फैसला नहीं करते आप अभी कुछ ना बोलिएगा। बाद में उन्होंने वो पाबंदी हटा दी और इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप अपना रोल कर लीजिए, आप अपना ये डिसीजन दे दीजिए। उधर स्पीकर को कहा कि आप उसको एक टाइम बाउंड मैनर में अपना डिसीजन दीजिए। वो अभी पेंडिंग है, शायद 1 महीना उसमें भी और है। ये जितने भी दिन है तो स्पीकर ने उसके ऊपर अपना फैसला देना होगा। टिल देन ऑलरेडी आप देखेंगे कि शिंदे फैक्शन को इलेक्शन कमीशन ने मेन पार्टी डिक्लेयर कर ही दिया था। जी जी, अब ये जो अभी की सिचुएशन है वो बहुत फ्लूइड भी है। जो बागी कैंप है वहाँ के कुछ लोग शरद पवार के पास वापस भी जा सकते हैं, इसलिए उन तमाम लोगों को एक जगह रखा जा रहा है। कुछ गए भी हैं, तो ये तमाम स्थिति इस वक्त, और ऐसे में जो ये डिफेक्शन लॉज हैं वो कहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे और डिफेक्शन की जगह मर्जर शब्द का बाद में कानून में इस्तेमाल हो गया था। और 2/3 की बात है कि अगर ओरिजिनल पार्टी की जो 2/3 लोग होते हैं वो किसी के साथ अगर मिल जाते हैं तो फिर वही उसी को माना जाता है, वो मर्जर होता है, डिफेक्शन नहीं। इसके बारे में बताएं हमें कुरैशी साहब। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ ओरिजिनली जो बना था ना, उसमें तो ये था कि अगर 1/3 से ज्यादा लोग डिफेक्ट करते हैं तो उनको एक सेपरेट पार्टी मान लिया जाता है और उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिफेक्शन होने का मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन, और आप अगला इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसको बाद में आई थिंक 2003 में उसको अमेंड किया गया था कि ये 1/3 और डिफेक्शन ये सब हटा के उसमें उन्होंने एक नई लैंग्वेज यूज की कि 2/3 ऑफ द ओरिजिनल पार्टी अगर किसी से मर्ज करें, लव मर्जर इंट्रोड्यूस हो गया डिफेक्शन की बजाय, अगर वो दूसरे से मर्ज करते हैं तो वो मर्जर को मान लिया जाएगा जी। और लेकिन उसमें जो ये क्लियर है, जो टीवी डिबेट वगैरह में क्लैरिटी से नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लॉ पढ़ेंगे 2003 का, उसमें बड़ा क्लियर है। आई थिंक उसका पैरा 4 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी 2/3 ऑफ द ओरिजिनल पार्टी merging with another party is the merger. It doesn't say कि 2/3 of the breakaway merging, ये उसमें क्लियर नहीं है जी। लेकिन लॉ के तो इंटरप्रिटेशन चलती रहती है। वो ये केस अभी इसके ऊपर फाइनलिटी होनी बाकी लग रही है मुझे। तो इसे कैसे समझा जाए 2/3 ऑफ द ओरिजिनल पार्टी? तो इस मामले में बड़ा दिलचस्प है ये। अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं कि वही पार्टी है, शरद पवार जो है वो इस पार्टी को उन्होंने शुरुआत उसकी की, तो ओरिजिनल पार्टी यहाँ पे कौन है, कौन तय करता है ये? नहीं, ये तो देखिए दोनों पार्टी एक दूसरे को इलीगल कहती है, यही तो झगड़ा होता है और यही इसी पे फैसला होना होता है कि कौन सी इलीगल है कौन सी लीगल है। तो अब डिफेक्शन हुई है कि नहीं, ये स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे। हालांकि इस पे भी बाय द वे डिबेट होती है कि स्पीकर तो बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस है, टोटली पॉलिटिकल ऑफिस है, और वो कोई डिसीजन आज तक हमने किसी स्पीकर से ऑन मेरिट होते नहीं देखा। कई बार डिमांड हुई है कि ये पावर इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए। मैं हमारे उसमें भी जैसा मोइली कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास हमने कहा था माफ कीजिए, हम पॉलिटिक्स में नहीं ड्रैग हो जाना चाहते क्योंकि इट्स अ वेरी पॉलिटिकल थिंग। तो एक वाया मीडिया जो है डिस्कस होता रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल बने, वो डिसाइड किया करे। आई थिंक ये बड़ा सेंसिबल आइडिया है, क्योंकि स्पीकर तो रूलिंग पार्टी के साथ होता ही होता है, ये इज अ पॉलिटिशियन टू द कोर, तो वो उसके मुताबिक वो फैसला करेगा। उसे इंसाफ की उम्मीद करना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। उसे स्पीकर से इंसाफ की उम्मीद करना ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। शुक्रिया आपका इस बात कुरैशी। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, ये लाइव तस्वीरें हैं। शरद पवार अब सामने आ रहे हैं। शरद पवार जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया के सामने आए हैं। एक मीटिंग हुई है, उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी जिसको कि अमान्य बता रहे हैं अजीत पवार कैंप, और ये कार्यकारिणी की बैठक थी उनकी। इसमें महत्वपूर्ण बातों पर फैसला होना है कि पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, इन तमाम चीजों पर। तो शरद पवार सामने आ गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अपनी बातें रखेंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे शरद पवार। यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन was the idea first mooted by Sri Sharad Pawar 1 year back in the National Convention of the NCP itself. What is it? Please cooperate.
तमाम प्रेस वहां पे मौजूद है और सबको इस समय नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। काफी लोग उत्सुक हैं शरद पवार क्या कहेंगे ये सुनने के लिए। शरद पवार ने अभी अभी अपनी जो कैंप है उनका उसकी एक बैठक की है। एनसीपी जो एक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है वहां पर एक मीटिंग हुई थी, वहां उसकी और शरद पवार के घर में ये मीटिंग हुई है। ये एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बताई जा रही है और इस समय एक बड़ी चुनौती है शरद पवार के सामने पार्टी को बचाने की, अपने चुनाव चिन्ह को बचाने की। लेकिन अजीत पवार कैंप जो है वो कहता है कि शरद पवार तो पार्टी के अध्यक्ष है नहीं और 30 तारीख को ही उनको ये बता दिया गया था 30 जून को, और अजीत पवार जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो मीटिंग हो रही है वो गैर कानूनी मीटिंग है और इसमें अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो अमान्य होगा। तो अब देखना है कि शरद पवार इसका क्या जवाब देते हैं। एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है शरद पवार गुट की। Any of the national committee, namely Central Disciplinary, Sri Praful Patel and Sri Sunil Tatkare were removed, and Sri S.R. Kohli, 3 people are prohibited by the working committee by a resolution for indulging in any of the state's national committee matters, namely Central Disciplinary Committee and other committees. Any of the committees constituted under the constitution of the party earlier. These 2-3 people who are suspended, they are members of subcommittees also. So any of the committees constituted under the constitution of the party, these people are prohibited because they are suspended. Any of the trusts constituted under the constitution of the party. NCP has constituted different trusts in the national level and in some state level also. All these trusts, these people who are suspended cannot be in touch with any of these activities. They are barred from involving any of the activities of the trust formed by the party. Any of the responsibilities with powers and functions given by the party or the president. Casually, government president authorizes these people to do some work as an assignment from the president's side. All such assignments given to these 3 people are hereby cancelled by our resolution in the party. We are quite happy and satisfied that the party, in spite of the fact that we had a very short notice, because we have served the notice only yesterday, and today the attendance was much better than the previous meetings, and resolution की कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, हाँ सबको. I will give you attendance. Yeah. Working committee. Out of the 12 members who are elected members, 7 members were present today. Rest of the members, barring the suspended members, gave their letters because they could not reach here. The letter was sent yesterday. Out of the permanent invitees, there are 15 members. Out of that, 10 people attended today's meeting, and barring the suspended people, rest of them gave us letter. So there is absolutely no problem as far as NCP is concerned as an organization. Whatever publicity somebody is trying to give, that is not affecting the NCP in any way. That is reiterated very firmly by the working committee today, along with the national problems, passing resolutions. We have decided to continue our fight against the communal politics headed by BJP. Now, these are the decisions taken. Sir, any action on Ajit Pawar? 1 minute. One minute. Yes. Now, there are 2 MPs and 9 MLAs. I said that. 9 MLAs include the name which you have said. 9 MLAs who became ministers in Maharashtra, and 2 MPs, Sunil Tatkare and Praful Patel, are the 11 people by name we have suspended. And Mr. Sarkozy. Yeah. No, 9 members expelled. 9 members have been expelled from the party. 1 minute. Point to point will come. चाको साहब ने आपको इंग्लिश में पूरी सारी चीजें बता दी हैं. पूरे देश में देश के 27 राज्यों ने माननीय पवार साहब के
माननीय पवार साहब के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। 100% जो हमारी कमेटी है, नेशनल कमेटी है, उसने विश्वास व्यक्त किया है। 15 में कुछ लोग जो मंत्री बने हैं उनको सस्पेंड किया गया है, इसलिए वो संख्या आपको 15 के बजाय 10 दिखती है। बट दे आर सस्पेंडेड, दे हैव ज्वाइन, उन्होंने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया हुआ है। पवार साहब को पूरी कमेटी ने ऑथराइज किया है कि देश में या राज्य में कहीं पर भी अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाता है, पार्टी की पॉलिसी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता है, साहब को उसे सस्पेंड करने का, एक्शन लेने का पूरा अधिकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदान करती है। जैसा आप जानते हैं, महाराष्ट्र के सारे लोग कहते थे कि पवार साहब हमारे दैवत हैं, दैवत मीन्स हमारे भगवान हैं, और जो लोग कल तक पवार साहब को अपना भगवान कहते थे, आज उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी चेंज कर दी और अपना भगवान भी बदलने का काम किया है। इसलिए हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में आइडियोलॉजी और अपना पिता, जो लोग पवार साहब को दैवत कहते थे, अपना पिता कहते थे, आज उन्होंने पिता बदलने का प्रयास किया है, आइडियोलॉजी को छोड़ा है। इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। हमारे और पवार साहब के नेतृत्व में पूरा देश, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, विधानमंडल में कुछ एमएलए हमको छोड़ के गए हैं, वो वहाँ जो रिवल हुआ है डिप्टी सीएम जो अभी है अजीत पवार जी के नेतृत्व में, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम फिर से एक बार अपनी सरकार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाने में सक्षम होगी। और एक बात स्पष्ट है कि पवार साहब के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी कभी भी कम्युनिज्म के साथ, वो जो है धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, देश के जो अनेकता में एकता है उसको बनाए रखेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करता हूँ और साथ को लेता हूँ। सर माइक किसके क्या कर रहे हैं? Don't touch the mic. So please keep the silence. हो गया भाई, हो गया। Okay. हाँ, it's working now. The hand mic is not working, please. Please be silent. One question. आप लोगों ने ठाकुर साहब ने डिटेल बताया होगा कि आज की मीटिंग में क्या हो गया। मुझे खुशी है कि वानराज जिन लोगों को एक्सप्लेन किया वो छोड़कर बाकी सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में मीटिंग के लिए आए थे। उनका हौसला अच्छा है। माइक हौसला नॉट रनिंग। हो गया उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को खेत हंसाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए ये आप लोगों को शायद बताए होंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट
any question. किया है बोला कि कोई लीगल एक मिनट किया गया है ऐसा दावा है। हाँ, प्रशांत अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। सर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया है कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट है और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, किसी ने कुछ कहा होगा, इससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं। Sir, my question to you is about one at a time. About opposition unity, sir, and the fact that you are going to meet in Bangalore on the 17th, 18th. The fact that the MBA now is under threat. Uddhav Thackeray as well as you have been diminished by the BJP in terms of things. Congress. Diminished means they have broken your party. Suppose some people left your party, goes to some other side. It's also happen in political party, but doesn't say it remains of this or that. As I said, we will that party. Let her, please. अजीत पवार ने आप पर पर्सनल अटैक करके आपकी उम्र पर सवाल उठाया है, चाहे आप इस्तीफा देते हैं फिर इस्तीफा वापस में लेते हैं। शरद पवार को इस तरह के पर्सनल अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 82 साल के हो गए। Person doesn't arise to stopping. Now I work more effectively. We were 82 or 92. पवार सर हिंदी में बोलो। आपने एक्सपील करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन के से बचाया, ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ पवार सर सवाल ये है कि 1 minute, one question from the last. पवार सर, आप लोगों ने कैविएट दाखिल किया चुनाव आयोग में, अब किस आधार पे लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग में? दूसरा सवाल है कि जब शिंदे ग्रुप अपनी लड़ाई शिवसेना की तरफ से लड़ रहे थे तो उनका आधार माना गया था विधायकों की संख्या को। क्या आपने जो भी घोषणाएं संगठन को लेकर की है उसकी जानकारी पहले से चुनाव आयोग को बताई थी? क्या क्या आधार? बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ इनका जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एमएलए इनकी स्ट्रेंथ, इनका नंबर, ये फिगर करेगा, ये मेजर इशू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी गॉट मोर पावर एंड दे गॉट एवरी राइट टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप। इनफैक्टली पॉलिटिकल पार्टी नॉट एवरी। Come on. मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। कोई भी कुछ चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं। आयोग या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप लोग कराएंगे? चुनाव आयोग में तो मामला पहुंच गया है, क्या अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? बात ऐसी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है वो तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम एफएसए दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। अजीत पवार ने ये भी कहा 1 minute. One question from yes, tell me. Varsha, come on. चिट्ठी है तो अजीत पवार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चिट्ठी है।
वो 30 तारीख का साइन किया हुआ है, वो 5 तारीख को चुनाव आयोग पहुंचता है। आपकी चिट्ठी 30 तारीख को ईमेल से भेजी गई है, 30 तारीख को पहुंचती है। इससे क्या कहेंगे? क्या ये चिट्ठी के बारे में चुनाव आयोग तय करेगा? मुझे मालूम नहीं। इस देश में इंफॉर्मेशन पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, कि मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करेगा। अजीत पवार कह रहे थे, उन्होंने आज भी कहा कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, शरद साहब के पास दिखाने के लिए कोई मेजोरिटी नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई दरवाजा खटखटाया है। तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा, इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे 2/3 हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है, वहाँ क्या स्थिति है उस राज्य में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया। जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। आपको एक बार मौका दिया। खतारा एंड करार डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिफेक्शन पवार साहब बोल रहे हैं। क्या पद्धतीने ईडी आणि सीबीआई के आरोप अजीत पवार के साथ है, ऐसे में क्या आपके साथ और भी विधायक आएंगे जो बात जो विधायक है, क्या उनका समर्थन आपके साथ है? आपको पता लगेगा कुछ दिनों में इसमें क्या बदलाव हो रहा है। इस तरह से ईडी और सीबीआई के आरोप होते हैं और बाद में लोग जो अपना नेतृत्व है उसको छोड़ के अदर पार्टी में चले जाते, नई पार्टी बनाते, इस तरह से कितनी पार्टियां देश में छूटेगी? ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये बात सच है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला अपोजिशन को दबाव डालने के लिए, वीक करने के लिए ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे। ठीक है, आज 10 महीने 11 महीने बाकी है, इसके बाद चुनाव होगा और स्थिति देश की बदलेगी, तब इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। आपको एक बार मौका आप लीजिए। एक नाथ शिंदे की कैंप में बेचैनी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है, आपने कहा 3 महीने में पिक्चर बदल जाएगी? ये ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है स्टेज पर, मेरे पास नहीं। आपके पास हो तो मुझे प्राइवेट कीजिए। राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येतील अशी चर्चा आणि होल्डिंग लागत आहेत महाराष्ट्रामध्ये। सगळी गोष्ट कुछ जगहों पर ये चीज नोटिस करी थी कि 18 अप्रैल को एक पत्र साइन किया गया था जिसमें 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार साहब को था। क्या ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में था? और 2019 में भी ऐसे एक पत्र सामने आया था। उसमें एक बात सच है, 2019 यानी 2 साल में 3-4 साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे आगे की नीति कैसे होनी चाहिए, किसके साथ हमें जाना चाहिए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा था कि मीटिंग हो रहा है, अगर बाद में आगे का इलेक्शन आ गया तो वो कुछ हुआ नहीं। पवार साहब, मेरा सवाल है कि शिवसेना में भी टूट हुई, उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी टूट हुई, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं। इसका 2024 में कैसा असर देखते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच में? मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। आज जिनके हाथ में हुकूमत है उनको लोग दूर करेंगे, और जो कुछ अपोजिशन में काम कर रहे हमारे जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए गए, इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। Pawar sir, what is the message that you want to give Ajit Pawar? He was so close to you. Today he is against you after so many years.
Is there something of very direct message, because it has been an emotional movement and other level of movement also for you? Nothing from it. Ultimately, party decision, party thinking, party ideology is supreme for me. But even पिछले महीने आपने सबकी घोषणा की थी कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया, छगन भुजबल को जिम्मेदारी दी गई थी यहीं एनसीपी मुख्यालय में, तो आपको तब अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी की तरफ से कुछ गद्दार के पोस्टर भी लगे, कटप्पा बताया गया। एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी कितनी इफेक्टिव है ये मुझे मालूम नहीं था। इससे पहले महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे देखते हैं? जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले महाराष्ट्र के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और जनता के बीच में भरोसा टूट रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है इससे मुझे खुशी है कि इसकी जबरदस्त कीमत जिन्होंने लोगों को कमिटमेंट करके इनके वोट हासिल करने के बाद गलत रास्ते पर गए, उनको कीमत देनी पड़ेगी। राज की स्थिति बदलेगी, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व सेना का संगठन हो, इनके हाथ में महाराष्ट्र के लोग पूरी हुकूमत देंगे। प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अजीत पवार साहब को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्या आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई ऐसी जिससे अजीत पवार टूट गए? लीडर और अपोजिशन ये जिम्मेदारी पहले उनको दी गई थी। उसकी सजा भुगतनी होगी। शरद पवार ने यह भी साफ किया कि जो उनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी, कोई कुछ भी कहे इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को निकाला गया है। ये भी बताया गया कि 2 एमपीज प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को सस्पेंड किया गया है, 9 एमएलएज को सस्पेंड किया गया है पार्टी से, और इन लोगों को जो भी असाइनमेंट्स पहले दिए गए थे वो सब कैंसल्ड हैं। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, कोई कुछ भी कह सकता है, उसके कोई मायने नहीं है। तो तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो बाकी 2 दावा कर रहे हैं, और वक्त आने पे चीजें जो है वो साफ होंगी। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित शराब कारोबार में कथित तौर पे 2161 करोड़ रुपए की हेराफेरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री में से राज्य सरकार को ड्यूटी मिलती है, लेकिन एक सिंडिकेट बनाकर सरकार मिलने वाले 2161 करोड़ रुपए लूट लिए गए। उन्होंने कहा कि इस लूट का एक बड़ा हिस्सा वहां के सत्तासीन राजनीतिक लोगों को जाता था और दावा किया है कि इस लूट का मास्टरमाइंड अनवर ढेबर है, जो कांग्रेस नेता और रायपुर मेयर एजाज ढेबर का भाई है। एजाज ढेबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत नजदीकी हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल जांच के बाद एक व्यापक शिकायत कोर्ट के सामने फाइल की गई और इस तरह से काम चलता रहा। और आज छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की सरकार है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। आपको जानकारी हम दे दें कि वहां पर शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं और ये सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं। वहां कोई प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है और डिस्टिलरी होती है, उसको देते हैं जहां से शराब वहां आती है। और चूंकि सरकार के द्वारा ही बिकता है तो पूरा उसका अकाउंट होता है और जो भी ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वो सरकार के कोष में जाती है। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चूना लगाना है और नेताओं की जेब गर्म करनी है,
यह है पूरी कहानी। रिश्ता की शुरुआत ऐसे है कि मास्टरमाइंड है श्रीमान अनवर देबर, वो छोटे भाई हैं एजाज देबर के, जो रायपुर के मेयर हैं और भूपेश बघेल के बहुत ही क्लोज हैं। अब ये 2019 से 2023 के बीच में ये इलीगल पैसा जो जनरेट किया 2061 करोड़ का, सिंडिकेट अपना शेयर रखता है और बाकी लोग पॉलिटिकल सिस्टम में उसको पे बैक कर दिया जाता है। एक वहां पर कॉरपोरेशन है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। पूरे शराब का मैनेजमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी बिक्री की मॉनिटरिंग वही करते थे। 800 जो आउटलेट थे वो सब जगह अपने लोगों को पोस्ट कर दिया आउटसोर्स कर करके। 75 to 150 पर केस कमीशन मिलता था और इस कमीशन को लेने के बाद वो अपना हिस्सा रख लिया करते थे और बाकी सिस्टम में डाल दिया करते थे। 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 और इसरो ने इसकी जानकारी दी है। ये बताया है कि 14 जुलाई दोपहर 2:35 पे ये लॉन्च होगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया है। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। खबर ये है कि राहुल गांधी शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमने अभी देखा कि शरद पवार ने बस कुछ ही मिनटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने साफ ये बात बताया है कि वो ही अध्यक्ष हैं एनसीपी के। कोई कुछ भी कहता रहे। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि बल्कि तस्वीरें भी अब आ रही हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले शरद पवार के घर पर एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। मनोरंजन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है वहां पे? इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां मिलने के लिए। जी हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी अभी जैसे ही शरद पवार के एनसीपी के नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद तुरंत राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। और आपको बता दूं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से ये पूछा गया कि विपक्षी एकता को लेकर के क्या वो मुहिम जारी रहेगी, उन्होंने कहा कि हम जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। कांग्रेस के नेताओं से जब मैंने इस बारे में पूछा था कि जो एनसीपी में डेवलपमेंट हुए हैं, क्या उसका कोई असर विपक्षी जो पार्टियां मिल रही है उस पर क्या असर पड़ सकता है, मेरा ये जानना था कांग्रेस के नेताओं से कि क्या शरद पवार के पार्टी में विभाजन के बाद क्या उनके कद में क्या कोई बदलाव आया है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम जानते हैं शरद पवार का कद कितना बड़ा है और हमारे लिए वो उतने ही बड़े नेता हैं जितना एनसीपी में टूट के पहले थे। कांग्रेस ये मानती है, सबसे बड़ी बात नगमा ये है कि कांग्रेस की बीजेपी जो है इस तरह के टूट इंजीनियर करती रही है। और एक कांग्रेस नेता ने मुझे कहा कि सबसे पहले जो है ये इसका भुक्तभोगी कांग्रेस पार्टी रही है। जब हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया मध्य प्रदेश में और बाद में कर्नाटक में, तो कांग्रेस जो है अभी भी शरद पवार को उसी नजरिए से देखती है जैसा पहले देखती थी। उनके नजर में एनसीपी में जो कुछ हो रहा है वो एनसीपी का अंदरूनी राजनीति है। और कांग्रेस भी ये मानती है कि बीजेपी जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट कर रही है, खासकर वैसे लोगों की पार्टी को जो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने में लगे हुए हैं। शरद पवार जी नहीं,
बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस मानती है कि वो उसकी भुगत भोगी रही है, जो तोड़ फोड़ रही है पार्टी में। और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं कि शरद पवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। और इससे जो विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे थे, एनसीपी के अंदर जो खींचतान चल रही है उसे लेकर, तो वो दिख रहा है कि विपक्षी एकता की जो कवायद और कोशिश है वो अपने रास्ते पर है और उसमें कहीं कोई बिखराव नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल भी है कि राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां पर शरद पवार से मुलाकात करने के लिए, यानी शरद पवार का जो रुतबा, जो कद है वो बरकरार है दूसरी पार्टियों की नजर में, भले ही अजीत पवार विधायकों को लेकर दूसरी जगह शामिल हो गए हों।